चाहता था कि सुशील मोदी जैसे लोगों को आगे बढ़ाया जाए। बीजेपी इस बार अपनी सरकार और अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। स्वाभिमान और उनका सीट क्या है ये तो वही जाने। 2020 के चुनाव में बीजेपी ने उनको रोका था, नहीं जी ने ये कह दिया उनको, उनके कदमों अपने घुटनों पर आ जाएंगे। कि पीके की जो पूरी राजनीति है तो उसमें ये है कि तो ये जो पूरा गेम है, इस गेम के सनातनी दलित उनको कहा जाता है, वो किसी सवर्ण को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी। अगर सवर्ण को सीएम बनाएगी तो वो चेहरा कौन हो सकता है? बीजेपी किसको पसंद करेगी? भूमिहार को, राजपूत को या ब्राह्मण को? लाला तो दूर दूर तक दिख नहीं रहे सवर्ण। चिराग की भी लॉटरी लग सकती है। कोई पार्टी किसी व्यक्ति को अपनी पार्टी में यह कह करके शामिल न कराए कि फलानी सीट से आपको टिकट हम लोग देंगे। तो राजपूत भी छिटकेंगे, ब्राह्मण भी छिटकेंगे और वैसे भी छिटक सकते हैं। तो चुनाव में बीजेपी गेम नहीं करेगी, डबल गेम करेगी, ट्रिपल गेम करेगी। इसीलिए हमने कहा कि सनातनी दलित, किसी को आपत्ति नहीं है उनके चेहरे पर। नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। आज बात हम करेंगे चिराग पासवान की। बिहार में वे खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं और हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए हैं हेमंत कुमार। क्या भाजपा चिराग पासवान को आगे लेकर बढ़ेगी और उसकी रणनीति क्या है? क्या वह सवर्ण मुख्यमंत्री बनाएगी? सवर्ण मुख्यमंत्री में अगर बीजेपी को मौका मिलता है बनाएगी तो वो चेहरा कौन होगा? और जिस तरह से 2020 में चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के हनुमान बने थे और नीतीश कुमार को तीसरे स्थान पर धकेलने में कामयाब हुए थे और फिर कह रहे हैं कि वो बिहार में लड़ेंगे, किसी सामान्य सीट से लड़ेंगे। ये कहा जा रहा है कि सीट बार्गेनिंग कैपेसिटी चिराग बढ़ा रहे हैं। भाजपा की भी चाहत है कि चिराग मजबूत हो, नीतीश को अगर कमजोर करना है। तो तमाम तरह के मुद्दे हैं और हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हेमंत कुमार सर से। सर बहुत बहुत नमस्कार। नमस्ते। क्या इसे कैसे देखा जाए? चिराग पासवान को भाजपा कैसे सीढ़ी बनाना चाहेगी और बना सकती है? देखिए, चिराग पासवान वाला जो फैक्टर है उपेंद्र जी, ये कोई नया फैक्टर नहीं है, ये पुराना फैक्टर है और ये आजमाया हुआ फार्मूला है बीजेपी का, चिराग पासवान के जरिए नीतीश कुमार को कमजोर करने का। ये पूरी दुनिया ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में इसको देखा और ये भी साफ हो गया था कि इसमें बीजेपी का पूरा सहयोग था, समर्थन था, बीजेपी के लोग उनको दिए गए, बीजेपी ने तमाम तरह के संसाधन उपलब्ध कराए और ये खेला क्या हुआ कि नीतीश जी जो पार्टी नंबर 1 के नेता थे वो पार्टी नंबर 3 के नेता बन गए। तो ये तो आजमाया हुआ है। हाँ, मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन वो भी मुख्यमंत्री इसलिए बनाया गया कि बीजेपी को ये लग रहा था कि अगर हम दूसरे किसी को लाते हैं तो नीतीश जी का साथ छूट जाएगा, दूसरे कि उनकी पार्टी में उस तरह का कोई नेता नहीं था कि जो पार्टी को आगे लीड कर सके। उसमें एक सुशील मोदी थे जो अब नहीं है, तो लेकिन उनको लेकर के बहुत सारे जो उनकी पार्टी में जो सवर्ण जो नेतृत्व है, जो लीडरशिप है, जो वो नहीं चाहता था कि सुशील मोदी जैसे लोगों को आगे बढ़ाया जाए। खैर, तो अभी जो कुछ हो रहा है उसमें यह है कि जो चिराग पासवान को अचानक बिहार याद आने लगा, उनके लोगों को चिराग पासवान में मुख्यमंत्री का चेहरा नजर आने लगा। उसके बाद अब हुआ कि उनको सामान्य सीट से वो चुनाव लड़ेंगे और उनके समर्थन में ऐसे ऐसे लोग आने लगे जिनको देख करके लगता है कि ये तो पूरा का पूरा बीजेपी का ही गेम प्लान है। जैसे कि इसमें सबसे जो पहले समर्थन में आए, जो उनकी पार्टी से अलग हैं, वो हैं प्रशांत किशोर। उन्होंने भी कहा कि वो चिराग बहुत सुलझे हुए और जाति पाति में विश्वास नहीं रखने वाले व्यक्ति हैं, वो अगर आते हैं चुनाव लड़ते हैं तो उनका स्वागत है। तो ये जो समर्थन उनको जो मिल रहा है और जो ये सामने जो चीजें लेकर के आ रहे हैं उनको, तो इससे साफ साफ जो मैं पढ़ रहा हूँ वो यह है कि एक तो तय है कि बीजेपी इस बार अपनी सरकार और अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। अलग बात है कि उसमें वो सहयोगियों को भी साथ रखेगी, जैसा कि केंद्र में उसने रखा हुआ है। इस बार तो जरूरत भी है उसको लोगों की। पिछली बार तो जरूरत 2 चुनाव में, 19 के चुनाव में और उसके 14 में जो नतीजे आए थे, दोनों चुनाव में सहयोगियों की उस तरह की जरूरत नहीं थी बीजेपी को, लेकिन बीजेपी ने रखा था।
तो अभी बीजेपी के लिए मुझे लगता है कि जो बीजेपी चाहती है कि अपनी सरकार, अपना मुख्यमंत्री यहाँ बने, तो वो कैसे बनेगा? वो बनेगा नीतीश जी से मुक्ति पा करके। लेकिन नीतीश जी से मुक्ति इतना आसान नहीं है, बीजेपी इस बात को समझती है। तो उससे मुक्ति के रास्ते क्या हो सकते हैं? तो रास्ता यही है जिसमें कि पहले चिराग पासवान को आजमाया गया था, अभी जो चिराग पासवान जो लाए जा रहे हैं, अब जैसे ही उनको एंट्री इस रूप में वो ले रहे हैं कि हम स्वाभिमान से एक सीट भी कम पर समझौता नहीं करेंगे। अब उनका स्वाभिमान और उनका सीट क्या है ये तो वही जाने, लेकिन कहने का नरेंद्र मोदी मतलब का ये है। जिस दिन कार्यक्रम था विक्रमगंज में, उस दिन भी उन्होंने सभा की। हाँ, उसी का वीडियो वो सब जगह वायरल हुआ। तो ये जो है ये बैक टू बैक ऐसा कर रहे हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी जी को के जो हनुमान है चिराग पासवान, तो क्या उन्होंने उनकी भक्ति छोड़ दी है? क्या उन्होंने कोई विद्रोह कर दिया है? तो मैं कहता हूँ कि कोई विद्रोह नहीं किया है। वो उनके भक्त बने रहेंगे और उनके लिए वो अलग से काम करते रहेंगे। तो उनको एक अलग जिम्मेवारी मुझे लगता है कि मिली है, जिसकी कोई घोषणा तो किसी ने नहीं की है, कोई आधिकारिक पुष्टि उसकी नहीं है। लेकिन जो दिख रहा है उसमें यह है कि क्या 2020 के चुनाव में बीजेपी ने उनको रोका था? नहीं रोका था। जब वो उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम अकेले लड़ेंगे, इतने सीटों पर लड़ेंगे, सब जगह लड़वा दिया, दिखाने के लिए 2 सीट बीजेपी के सीटों पर भी लड़वा दिया था अपने उम्मीदवार। लेकिन बाकी के सब जगह नीतीश जी के उम्मीदवारों के खिलाफ उनके उम्मीदवार खड़े हुए और नतीजा जो था सामने आया। इस बार जो वो करना चाह रहे हैं उसमें ये है कि जो चिराग पासवान की जो मुलाकात हुई थी नीतीश जी से, और वहाँ से जब निकले थे तो बहुत सारे लोगों ने ये जज किया था उसको कि जो उनका चेहरा था वो उस पर बहुत खुशी नहीं थी। तो ये अनुमान लगाया गया था कि नीतीश जी से बहुत अच्छी बातचीत उनकी नहीं हुई है शायद। हालांकि गुलदस्ता उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि हम शिष्टाचार मुलाकात करने गए थे, लेकिन उसमें यह है कि शायद जो खबरें हम लोग तक जो आई है उसमें कि नीतीश जी ने ये कह दिया उनको कि सीटों को लेकर के आपसे कोई बातचीत नहीं होगी और जो आपको जो बात करनी है वो बीजेपी से आप करेंगे। तो बीजेपी इनको 40 सीट की क्या थी चर्चा है? हाँ, तो वही तो बीजेपी ये चाहती है कि नीतीश जी को उनको 80 के आसपास में सीट पर लड़ने के लिए तैयार किया जाए और चिराग पासवान को ज़्यादा सीट दिया जाए, और उसमें बाकी के जो सहयोगी हैं उनको उनकी हैसियत के अनुसार कुछ थोड़ा बहुत कम किया जाए और इनको अधिक से अधिक दिया जाए। वह इसलिए कि ये जो है चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा है, जीतन राम मांझी हैं, ये सब बिहार में बीजेपी के बहुत टेस्टेड एलाई हैं। ये उनके इशारे पर उनके लिए बिल्कुल उनके कदमों अपने घुटनों पर आ जाएंगे, ये इस तरह के एलाइज हैं। तो बीजेपी के लिए उपेंद्र कुशवाहा से, जीतन राम मांझी से और चिराग पासवान से कोई दिक्कत नहीं है। इवन की मैं कहता हूँ कि जो प्रशांत किशोर हैं उनका भी सहयोग मिलेगा। मैंने बहुत पहले ये ऐलान किया हुआ है कि 1 सीट भी प्रशांत किशोर का अगर आएगा, अगर वो सरकार बनाने की नौबत आएगी समर्थन देने की, तो वो बीजेपी को अपना समर्थन देंगे। आपने तो पहले कहा कि प्रशांत किशोर बाहर के हैं और सबसे पहले समर्थन किया, तो पीके का समर्थन करने का क्या कारण हो सकता है? उद्देश्य क्या है? देखिए, पीके की जो पूरी राजनीति है तो उसमें ये है कि पीके को किसको निशाना बनाते हैं, वो बीजेपी के की तुलना में आरजेडी या आरजेडी के लीडर जो है लालू यादव या तेजस्वी यादव, एजेंडा उन्हीं के खिलाफ उनका चलता है, चाहे वो 9वीं फेल का हो, पढ़ा लिखा व्यक्ति को बनना चाहिए। राजद और नीतीश को ही टारगेट करते हैं वो। बिल्कुल, उसमें 1 नंबर पर राजद, उसके बाद नीतीश, और कभी कभी बीजेपी के बारे में कुछ बोल लेते हैं, लेकिन कोई ऐसा नैरेटिव वो सेट नहीं करते हैं जिससे बीजेपी को राजनीतिक नुकसान हो। बहुत अहम मौकों पर भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, और लोकसभा चुनाव में तो अंतिम दौर में वो उनके समर्थन में खड़े हो गए थे कि बीजेपी इस बार सबसे अधिक सीट लेकर के आ रही है 2 चुनावों के 14 और 19 के मुकाबले। तो ये जो पूरा गेम है, इस गेम में मैं ये पढ़ रहा हूँ कि चिराग पासवान को सामने रख करके चिराग पासवान को अधिक सीटें दी जाए, अधिक से अधिक। उसमें मैंने जो आकलन किया है कि 40 सीट दिया जाए, और ये है कि कम से कम 30-35 सीट जीत करके आए, बीजेपी आकलन कर रही है। तो इससे ये होगा कि नीतीश जी तो ऐसे ही धराम हो जाएंगे। दूसरा ये होगा कि जब इनका पावर ये ज़्यादा पावरफुल होंगे तो बीजेपी के लिए एक मजबूत एलाई उनको मिल जाएगा। चिराग पासवान का जो पूरी राजनीतिक सोच है
वो कहीं से भी, जिसको आप कहते हैं सोशल जस्टिस की लाइन पर वो काम नहीं करते हैं। तो उनकी जो लाइन है बीजेपी और आरएसएस की लाइन को बिल्कुल एक तरह से सपोर्ट करती है, इसीलिए वो इनके पक्ष में जाएंगे और इनके इसीलिए सनातनी दलित उनको कहा जाता है। हाँ हाँ, जो बिल्कुल ये किसी ने अगर ये सब गढ़ा है तो बिल्कुल मैं ये शब्द आज हमने आपका पोस्ट देख के गढ़ा। अच्छा चलिए, तो अच्छा है। सनातनी दलित चिराग, यही मैंने हेडिंग दिया है। इस सवर्ण को सीएम अच्छा, बनाएगी भाजपा, सीढ़ी बनेंगे सनातनी दलित चिराग। अब मैं आता हूँ जो आप कह रहे हैं कि सवर्ण वाला, वो ये है कि ये हम अपनी ओर से तो कह ही रहे हैं, दूसरों की ओर से भी कह रहे हैं कि जैसे कि अभी जो प्रधानमंत्री जी बिहार आए थे और वो गए थे एक उनके विजय सिन्हा के पुत्र की शादी में, और पुत्र की शादी में गए तो उसको लेकर के जो भाजपा समर्थक मीडिया है उसने इसको इस रूप में दिया कि देखिए ये विजय सिन्हा की राजनीतिक हैसियत का अंदाजा आप इससे लगाइए कि वो किधर जा रहे हैं, उनको कितना तवज्जो मिल रहा है प्रधानमंत्री जी की ओर से। एक तो ये, दूसरी बात यह है कि उप मुख्यमंत्री उनको बनाया गया था जब, तो बिल्कुल ये एक तरह से संतुलन बनाने की ही कोशिश थी। एक तरफ पिछड़ा ये समुदाय से एक व्यक्ति, दूसरा कि एक सवर्ण बिरादरी से एक व्यक्ति, और ये संतुलन बनाने की कोशिश थी। अभी तक बीजेपी ने जिन राज्यों में अपना मुख्यमंत्री बनाया है उसमें महाराष्ट्र में अगर देवेंद्र फडणवीस जो ब्राह्मण है, और उसके अलावा राजस्थान वाले जो हैं वो भी ब्राह्मण है। बाकी का जो आप तो मध्य प्रदेश में भी तो यादव जी को नहीं बनाया। नहीं, हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने मध्य प्रदेश में यादव जी को बनाया है, उधर उड़ीसा में उन्होंने एक आदिवासी को बनाया है, उधर आपको ये छत्तीसगढ़ में जो बनाया है उन्होंने वो आदिवासी, शायद आदिवासी ही हैं वो, या अति पिछड़ी जाति से आते हैं। उसके बाद दिल्ली में जो उन्होंने बनाया है इनको, तो वो पिछड़ी जाति से आती हैं। तो ये लेकिन जो पूरा पोजिशनिंग है बीजेपी की, उसमें ये मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी ने मौका मिला तो वहां पर शिंदे की जगह पर उन्होंने फडणवीस को वो लेकर के आए, और महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत लंबे समय बाद ऐसा संभव हो पाया। इसके पहले बीजेपी ने ही इसको किया था, फडणवीस को बनाया था, लेकिन ये फडणवीस को रिपीट करना ये बीजेपी ने ही किया। तो मैं कह रहा हूँ कि जो अभी जो पूरा जो बीजेपी जिस लाइन पर काम कर रही है उसमें बिहार में ये फार्मूला उसके लिए ज्यादा सुटेबल दिख रहा है कि अगर अपने हाथ में सत्ता आती है, निर्णायक पोजीशन में बीजेपी होती है, तो वो किसी सवर्ण को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी। अगर सवर्ण को सीएम बनाएगी तो वो चेहरा कौन हो सकता है? देखिए उसमें बहुत मजबूत और बहुत ये चेहरा जरूरत नहीं है। आप देख लीजिए कि जो मोहन यादव जी हैं उनका कुछ वीडियो अभी हाल में वायरल हुआ था, उनके बातचीत का जो स्तर है और उनकी जो समझ है, उससे आप ये कल्पना नहीं करें कि बीजेपी को बहुत पढ़े लिखे, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति की जरूरत है। उसमें विजय सिन्हा भी फिट हो सकते हैं। तो ये अभी माना जाता है कि ये नरेंद्र मोदी जी की चाहत ये है कि राज्यों में जो मुख्यमंत्री हो वो बहुत मजबूत नहीं हो, वो कमजोर ही हो तो ज्यादा ठीक रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि कमजोर ही सीएम बनाती है बीजेपी, हाँ, और सवर्ण ही बनाती है बीजेपी, तो बीजेपी के लिए सुटेबल कौन होगा? बीजेपी किसको पसंद करेगी? भूमिहार को, राजपूत को, या ब्राह्मण को? लाला तो दूर दूर तक दिख नहीं रहे सवर्ण जाति में। बिल्कुल यहाँ पर मैं समझता हूँ कि वो भूमिहार पर ही पहला दाव बीजेपी लगाएगी कि भूमिहार को ही बनाया जाए। और ऐसा नहीं है कि बिहार में भूमिहार मुख्यमंत्री नहीं हुए हैं, राजपूत मुख्यमंत्री नहीं हुए हैं, राजपूत मुख्यमंत्री भी हुए हैं, भूमिहार भी हुए हैं। तो ये हाँ, तो ये मुझे लगता है कि अभी जो जिसको सबसे ज्यादा जिसकी क्या कहते हैं कि संतुष्ट करना है, जिनकी भावनाओं को सबसे ज्यादा तुष्ट करना है, उसमें मुझे लगता है कि भूमिहार और ब्राह्मण बिरादरी है। और इसीलिए ये भूमिहार मुझे लगता है कि इस पर दाव लगाया जा सकता है। और इसमें ये कोई मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि ये कोई मुगालते में न रहे कि कोई ये कमजोर आदमी को कैसे बनाया जाएगा, जो बातचीत में बहुत अधिक सुलझे हुए नहीं है, या बातचीत में बहुत अधिक आर्टिकुलेट नहीं है, बहुत बेहतरीन वक्ता नहीं है, बहुत अच्छी तरह से बात नहीं करते, बल्कि उनकी हिंदी का तो मजाक उड़ाया जाता है। ये तो आप सब लोग देखते हैं कि वो वापस को आपस बोलते हैं, और इसको तेजस्वी यादव बराबर चुटकी लेते हैं जब खास करके हाउस में जब
होते हैं, कई मौक़ों पर हम लोगों ने देखा है। तो इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि वो टेस्टेड ट्रस्टेड व्यक्ति इसलिए हैं कि वो संघ के पृष्ठभूमि से आते हैं, अग्री भूमिहार जाति से आते हैं, जो बिहार में एग्रेसिव कास्ट है, जो संसाधनों से विजय बिल्कुल सिन्हा संपन्न है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये जो है चिराग एक तरह से को सामने ला करके ये करना है कि जो पासवान बिरादरी है उसको, उसमें ये मैसेज देना है कि इस बार चिराग की भी लॉटरी लग सकती है। तो उसमें उसको एकजुट करना है कि वो चिराग के नाम पर एकजुट हो जाए बीजेपी एनडीए के पक्ष में। और दूसरा कि इसी नाम पर वो नीतीश जी से बार्गेनिंग भी हो कि देखिए चिराग के पास इतना वोट बैंक है, इतना उनकी फैन फॉलोइंग है, तो इनको कैसे कम सीट दिया जाए। इनके 5 सांसद हैं, तो 6-5-30 तो ऐसे ही हो गया, तो कम से कम तो 30 जो कंसेंसस है तो वो तो उनका है। इसीलिए अभी देखिए कि नीतीश जी के हवाले से ये खबर आ रही थी ऑफ द रिकॉर्ड कि उन्होंने कहा है कि जीती हुई हमारी सीटों पर और हमारे नियरेस्ट अराइवल वाली सीटों पर तो कोई बातचीत की कोई संभावना ही नहीं है। यानी कि अपनी जीती हुई सीटों पर हम किसी को नहीं लड़ने देंगे, और जहां हम सेकंड रहे हैं वहां किसी को नहीं लड़ने देंगे। और उन्होंने उनकी ओर से ये भी कहा गया है कि अपने एलाइज को कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को कोई पार्टी किसी व्यक्ति को अपनी पार्टी में यह कह करके शामिल न कराए कि फलानी सीट से आपको टिकट हम लोग देंगे। यानी कि ये सब भी करना है तो बैठ करके बात कीजिए आप। तो कहने का मतलब ये है कि नीतीश जी भी इस चीज को समझ रहे हैं, इसलिए उनकी ओर से भी प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है। लेकिन कुल मिलाकर के ये उपेंद्र जी स्थिति ये है कि यह सही बात है कि नीतीश जी की जो मानसिक अवस्था है, अभी औरंगाबाद में भी आप सब पूरी दुनिया ने देखा कि वो क्या कह रहे थे, प्रधानमंत्री जी को अटल बिहारी वाजपेयी कहकर काराकाट लोकसभा क्षेत्र में विक्रमगंज में। हाँ, तो ये सब जो हो रहा है, हाथ जोड़ गए थे, 10 बार हाथ जोड़ने की बात आई, ये सब जो हो रहा है तो उससे ये है कि नीतीश जी के बारे में ये है कि उनके लोगों को ये पता है और उनके एलाइज को पता है कि नीतीश जी अब रिपीट करने के लायक नहीं रह गए हुए। एक बात इसमें और मैं बताना चाहता हूँ कि नीतीश जी के साथ दिक्कत यह है कि नीतीश जी अपनी ओर से आज की तारीख में कोई बहुत बार्गेनिंग करने के पोजीशन में नहीं है, एक तो निजी कारणों से, और दूसरा जो पार्टी में जो हालत हो गई हुई है कि पार्टी में जितने लोग हैं वो बीजेपी की ओर ज्यादा झुके हुए हैं, बीजेपी के प्रति उनकी लॉयल्टी ज्यादा मजबूत है। चाहे वो संजय झा हो जो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, ललन सिंह हो, विजय चौधरी हो, इवन की कुछ जो ब्यूरोक्रेट हैं जो बिल्कुल उनके लिए काम करते हैं और एकदम उन पर जान छिड़कते हैं, वो भी उनको, इसीलिए नीतीश जी ने वो मधुबनी की सभा में जब कहा कि ये तो यही है, पूछिए इनसे कि ये यही ले गए थे उधर, तो ललन सिंह के बारे में वो कह रहे थे। तो इस तरह की बातें जब होती है तो ये साफ साफ समझ में बात आ जाती है कि कौन लोग उनको कहाँ ले जाते हैं। नीतीश जी किन लोगों के बारे में कब क्या बोल रहे हैं उसका कोई ठीक नहीं है। तो इस स्थिति में कौन पार्टी चाहेगी जो उनके साथ है, खास करके बीजेपी जैसी पार्टी जो अब नीतीश जी को कंटिन्यू करने का रिस्क ले। अभी तो स्थिति यह है कि नीतीश जी को ले जाया जाता है, कहीं पर भाषण दिलवाया जाता है और उसके बाद न तो मीडिया से कोई इंटरेक्शन होता है और ऐसे चौतरफा घेराबंदी होती है कि कोई ऐसा एक्ट वो नहीं कर दें जिससे कि मामला जो है चर्चा का विषय दूसरा बन जाए। ऐसे तमाम एक्ट की चर्चा, अभी उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, जो अतीत में उस तरह की घटनाएं हुई है जिसको लेकर के बहुत सारा डिस्कोर्स बदल गया है, चर्चा दूसरी चीजों की होने लगी है। बीजेपी अब नहीं चाहेगी कि ऐसा कोई व्यक्ति अब उस सामने से लीड करे जिसके बचाव में ही पूरी ऊर्जा लगानी पड़े। जी, एक सवाल ये जानना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए आप जिस तरह से कह रहे हैं कि भूमिहार पर ही दांव खेलेगी बीजेपी, तो जब ये बात चर्चा के केंद्र बिंदु में आ जाएगी कि भूमिहार ही भावी सीएम हो सकता है, तो राजपूत तो ऐसे भी पूरी तरह भाजपा के नहीं है, तो राजपूत भी छिटकेंगे, ब्राह्मण भी छिटकेंगे और वैसे भी छिटक सकते हैं। वैसे भाजपा के समर्थक माने जाते हो लेकिन हैं तो पिछड़े ही। देखिए, इस तरह का डबल गेम करने में बीजेपी और आरएसएस बहुत माहिर है। ये आप बताइए कि जब चिराग पासवान का जो गेम आजमाया गया पिछले चुनाव में, तो पूरी दुनिया को पता था कि बीजेपी इसमें साथ है। बीजेपी ने जिन लोगों को भेजा था सब लोगों को पार्टी से निकाला और 6 महीने की बात छोड़ दीजिए,
3-4 महीने के भीतर सारे लोग बीजेपी में वापस चले गए। क्या किसी ने क्या कर लिया बीजेपी का, बताइए? बीजेपी के साथ नीतीश जी हैं ही, बीजेपी के साथ चिराग पासवान भी हैं ही, दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन माने जा रहे थे। बीजेपी ने दोनों को साधा कि नहीं? मतलब विधानसभा चुनाव में बीजेपी गेम नहीं करेगी, डबल गेम करेगी, ट्रिपल गेम करेगी। तो वो नीतीश जी के को लेकर जो ये है कि नहीं, नीतीश जी, ये जो नारा और जो पोस्टर लगते हैं बार बार कि 2025 फिर से नीतीश, 25 से 30 फिर से नीतीश, ये सब जो है, तो ये जो क्या बीजेपी इस पर नहीं सोचती है कि हाँ ये जो हो रहा है इसके पीछे कुछ ना कुछ कोई लॉबी काम कर रही है? तो ये सब जो है, इसको साधने के लिए बीजेपी ने एक समानांतर चेहरा के रूप में चिराग पासवान को आगे किया है। जो चिराग पासवान अगर मान लीजिए कि वो कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, केंद्रीय मंत्री हैं वो, तो विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा क्यों जाग गई है उनकी? तो क्या यहाँ मंत्री बनना चाहते हैं? नहीं, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। मंत्री बनने के लिए क्यों केंद्र के मंत्रिमंडल से वो छोड़ेंगे? बिल्कुल। तो आप बताइए कि तब वो मुख्यमंत्री जब बनना चाहते हैं तो वो, ये अलग बात है कि वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये दूसरी बात है। हाँ। लेकिन उनके बारे में ये प्रचार, अब परसेप्शन बनने लगा है कि देखिए एक चेहरा जो मुख्यमंत्री बन सकता है वो आ गया सामने। अब उसको लेकर अब बीजेपी कभी नहीं कहेगी उनके बारे में कि नहीं से ये गलत हो रहा है, चिराग पासवान को ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कहीं सुन रहे हैं? ऐसा कहीं से किसी कोने से नहीं आ रहा है, बल्कि भाजपा समर्थक जो आधार है वो इसका स्वागत कर रहा है। तो स्वागत इसलिए हमने कहा कि सनातनी दलित, किसी को आपत्ति नहीं है उनके चेहरे पर। तो ये जो पूरी रणनीति है, ये रणनीति ये समझने में साफ सहायक है कि बीजेपी नीतीश जी की घेराबंदी करने के लिए इस बार नए ढंग से आ रही है। तो नए ढंग से क्या है, तो चिराग पास दूसरा कोई आदमी कर नहीं सकता है। न ये काम जितना मांझी से हो सकता है, न उपेंद्र कुशवाहा कर सकते हैं, ये काम चिराग पासवान ही कर सकते हैं, बखूबी कर सकते हैं। चलिए, तो इसीलिए कर सकते हैं कि उनका जो पूरा लाइन ऑफ पॉलिटिक्स है वो पूरा बीजेपी और आरएसएस के लाइन पर है, और इसीलिए उनको आपने बहुत ही बेहतरीन नाम दिया है, सनातनी दलित। और इसका उन्होंने नहीं, अभी जैसे कि आप बताइए कि वो कहते हैं कि हमें जो कुछ मिला है वो महाकाल ने दिया है, दलितों को उसी तरह आरक्षण छोड़ देना चाहिए जिस तरह गैस सब्सिडी लोगों ने छोड़ दी। तो ये किसकी वैचार की है? ये बीजेपी, बिल्कुल बीजेपी और आरएसएस की लाइन पर काम चलता है। इसलिए मैं कहता हूं कि हम लोग बिल्कुल, हाँ, और उम्मीद करता हूं दर्शकों से कि पूरी बात आपको हेमंत जी ने बड़ी सरल तरीके से समझा दिया। फिर हेमंत जी के साथ कई मुद्दों पर भर चुनाव हम लोग मिलते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि हेमंत सर का भी आशीर्वाद प्राप्त होते रहेगा फोर्थ व्यूज के दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर